वेलकम बैक फ्रेंड टू जेनिक। जैसे कि आपको पता है कि आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक खत्म होने वाला है और एज वी प्रॉमिस यू अर्लियर कि हम इसके बाद आपका सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका दोनों ब्रांचेस में आएगा, चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो। आप अगर सिलेबस देखोगे उठा के तो आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रिकल वाली ब्रांच में उसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांच में उसका नाम है मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे हमने डिजिटल स्टार्ट किया था और पावर सिस्टम स्टार्ट करा था, हमने पहले पढ़ा था कि बेसिक आपको चीजें आने के वाली सब्जेक्ट्स में, ठीक है। क्योंकि हमें जब तक किसी सब्जेक्ट की थोड़ी एक पूरी नॉलेज ना होना कि हमें आना है क्या, हमें पूछा क्या जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो तब तक हमें उस सब्जेक्ट के कुछ एक बोला कि डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा पूरा, कि हमें पूरा सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा कि हमने पढ़ना क्या सब्जेक्ट में एक्चुअल में। तो अगर हम स्टार्ट करें बेसिक से, तो सबसे पहले मेरे पास अगर बात करें सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़नी है, इसमें सेमीकंडक्टर फिजिक्स, ठीक। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में सबसे पहले आपका बेसिक टॉपिक आएगा कि मेरे पास कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में एक्चुअल में डिफरेंस क्या लाई करता है। मैं सभी टॉपिक लिखते रहता हूं, नोट कर लेना कि सबसे पहले आपका यहां पे क्या चीज आएगी कि मेरे पास डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, कि मेरे पास एक्चुअल में यहां पे इन तीनों में डिफरेंस लाई क्या कर रहा है, ठीक। सेकेंड आपके पास यहां पे आएगा इनकी एक मेरे पास एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम। सबसे पहले पढ़ना आपने कि मेरे पास सेमीकंडक्टर होता क्या एक्चुअल में, इंसुलेटर और कंडक्टर से मेरे पास कैसे डिफरेंट होता है। और दूसरा आपने पढ़ना कि मेरे पास इनका एनर्जी बैंड डायग्राम, जो आपने पढ़ा होगा बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड की फॉर्म में, कि कितना गैप लाई करता है मेरे पास बीच में। थर्ड मेरे पास यहां पे टॉपिक आएगा, इसमें जो मेरे पास छोटे छोटे यहां टॉपिक्स आ जाएंगे, उनका नाम होगा मेरे पास यहां पे कनेक्टिविटी निकालना, ठीक। यहां मेरे पास मोबिलिटी की फॉर्म में आ गया। उसका मेरे पास यहां पे आ गया मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ के बारे में आ गया। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि मोबिलिटी के यूनिट क्या होते हैं, तो जब तक हमें मोबिलिटी के बारे में पता ना हो कि एक्चुअल में होती क्या मेरे पास, तो हम वहां पे उसे यूनिट निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास कनेक्टिविटी, मोबिलिटी, मास एक्शन लॉ हो गया। यहां से मेरे पास रेजिस्टिविटी निकल जाएगी, बाकी सब टर्म यहां से आ जाएगी। उसके बाद मेरे पास यहां पे टॉपिक बनता है कि मेरे पास एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन से लाई करते हैं। इससे पहले हमें यहां पे देखना पड़ेगा कि मेरे पास एन टाइप, पी टाइप आते कहां से है। तो आपकी यहां पे मेरे पास पहले आएगा इम्प्योर फॉर्म और प्योर फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक टाइप और एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे यहां हमारे पास इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो हमें पहले ये सब चीजें यहां पे देखनी पड़ेगी। हमें यहां पढ़ना पड़ेगा गन इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो मेरे पास ये टॉपिक आपके पेपर में लिखे नहीं है। आपका जो सिलेबस है सीधा स्टार्ट हो रहा है पीएन जंक्शन डायोड से, लेकिन पीएन जंक्शन डायोड बनाना कैसे है भाई, वो तो पता होना चाहिए ना कि पी टाइप कैसे बनता है, एन टाइप कैसे बनता है, ठीक है। मेरे पास कैसे इंप्योरिटी ऐड करता हूं पी टाइप में, कैसे इंप्योरिटी ऐड करता हूं एन टाइप में। लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया मेरे पास कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में किस टाइप ऑफ इंप्योरिटी ऐड किया होता है, तो ऑप्शन था वहां मेरे पास। ये क्वेश्चन आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर, आरआरबी एसएसई 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है कि मेरे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर में कैसे इंप्योरिटी ऐड की होती है। वो आंसर था पेंटावैलेंट, टेट्रावैलेंट, जब बोथ हो गया मेरे पास, जब मेरे पास ट्राइवैलेंट हो गया और नन ऑफ दिस, ऐसे कुछ ऑप्शन है वहां चार मेरे पास। तो जब तक आपको पता ही नहीं हो कि पी टाइप एन टाइप आता कहां से है, तो तब तक आप पीएन जंक्शन डायोड बनाओगे कैसे, ठीक है। तो मेरे पास ये कुछ टॉपिक हैं, हम यहाँ पे इनको कुछ ज्यादा ब्रीफ में पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि सिलेबस में है नहीं आपको, ठीक है, और ना ही आपको इसमें से क्वेश्चन आने हैं। लेकिन आपको थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा कि आपका एक वीडियो से ही थोड़ा रिकैप हो जाए, सब कुछ याद आ जाए आपको कि हमने एक्चुअल में जब अपने कॉलेज टाइम पे पढ़ा था सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें नोट पढ़ी थी, ठीक है। ये सब मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब मेरे पास सेकंड टॉपिक यहाँ पे आता है पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, ठीक। आपका पी टाइप बना, एन टाइप बना, दोनों को जोड़ा, आपका पीएन जंक्शन डायोड बन गया, ठीक है। तो पीएन जंक्शन जब डायोड बना, सबसे पहले आपने यहां पढ़ना मेरे पास इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन आया हुआ आरआरबी जेईई में लास्ट ईयर में कि आपको चार डायग्राम गिवन है वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन की, तो पूछा हुआ कौन सी डायग्राम मेरे पास किसकी, यहां पे पीएन जंक्शन डायोड की, ठीक है। तो सेकंड मेरे पास यहां पे पूछा होगा, सेकंड टॉपिक यहां पे आएगा मेरे पास इसकी बायसिंग,
तो बायसिंग को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक हो गया नो बायस, कि मैंने कोई बायसिंग की नहीं है। एक मेरे पास हो गया फॉरवर्ड बायस, एक मेरे पास हो गया रिवर्स बायस। ये क्या मेरे पास यहां पे नो बायस, नो बायस, ये हो गया फॉरवर्ड बायस, और ये हो गया यहां पे रिवर्स बायस। ठीक, तो आपने यहां पे देखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हुआ कि रिवर्स बायस में मेरे पास पीएन जंक्शन डायोड कैसी रेजिस्टेंस शो करता है। तो रिवर्स बायस है तो मेरे पास वहां पे क्या होगा, कोई करंट फ्लो करेगी नहीं, तो वहां पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करेगा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मेरे को याद आते जा रहे हैं, आपके टॉपिक के साथ मैं बताते जा रहा हूं आपको, ठीक है। उसके बाद आएगा मेरे पास यहाँ पे, जब मैंने वीआई कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया, इसकी बायसिंग पढ़ ली, तो बायसिंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास यहाँ पे आता है जो पीएन जंक्शन डायोड से, जो मेरे पास बोलो पी टाइप और एन टाइप से बाकी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनते हैं, जब बाकी टाइप ऑफ डायोड्स बनते हैं, जिनको हम नाम देते हैं कि जीनर डायोड, ठीक है, टनल डायोड। क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि टनल डायोड की मेरे पास डोपिंग जो है वो नॉर्मल डायोड से कितने टाइम ज्यादा होता है, तो आपका वहां पे आंसर था 1000 टाइम मोर होता है, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ 15 में, याद करते रहना, नोट करते रहना कहीं पे। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, अदर टाइप ऑफ डायोड, टनल डायोड, ठीक है, जीनर डायोड रिवर्स बायस पे काम करता है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, शॉर्टकी डायोड, ठीक है। तो इन टाइप ऑफ डायोड के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं। ये मेरे पास हो गया वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, बायसिंग और मेरे पास सम अदर टाइप्स ऑफ डायोड। उसके बाद मेरे पास 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आती है पीएन जंक्शन डायोड की, जिसका नाम है क्लिपर, दूसरा मेरे पास यहां पे क्लैंपर, ठीक है, और थर्ड है मेरे पास यहां पे इसका रेक्टिफायर्स, यहां पे रेक्टिफायर्स। क्लिपर आपको पता है कुछ पार्ट ऑफ इनपुट को क्लिप करता है, क्लैंपर मेरे पास डीसी लेवल को ऐड करके उसको ऊपर नीचे शिफ्ट करता है, और रेक्टिफायर मेरे पास क्या करते हैं, मेरे पास जो जब मैंने ट्रांसफार्मर लगाया होगा, प्राइमरी से सेकेंडरी में जो आउटपुट आएगा उसको डायोड मेरे पास पास करेगा, ठीक है, कभी पास करेगा कभी पास नहीं करेगा, उसके हिसाब से कुछ आउटपुट वेवफॉर्म आएगी। जैसे आपने पढ़ा हुआ मेरे पास कि अगर मैं इनपुट इस फॉर्म में लगाता हूं तो आउटपुट मेरे पास यहाँ पे इस फॉर्म में आती है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आउटपुट किस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में, इसे बोलते हैं मेरे पास यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर। इसे साइनोसॉइडल एसी बोलते हैं, इसे पल्सेटिंग मेरे पास एसी बोलते, पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं, कि मेरे पास है तो डीसी लेकिन मेरे पास ऊपर लेवल में ही शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या आ गया यहाँ पे रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के साथ साथ आपने यहाँ पे पढ़ना है मेरे पास कुछ फिल्टर सर्किट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आपने इसकी IRMS निकालनी है, IDC निकालनी है, IAC निकालनी है, तो हमने सबकी डेरिवेशन नहीं पढ़नी है, हमें कोई थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं देना है। हमें एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन आएगा कि IMAX किसके, सॉरी IDC किसके इक्वल है, तो वहां ऑप्शन होंगे IMAX by √2, IMAX by 2, IMAX by pi, IMAX by 2 pi, 2 IM by pi की फॉर्म में। तो आपने सिर्फ वहां पे ऑप्शन टिक लगाना है। तो मैं जब रेक्टिफायर पढ़ाऊंगा उसमें एक टेबल बना दूंगा सबका बीच में, कि आपको सबके बीच में रिलेशन याद हो जाए कि हाफ वेव में क्या वैल्यू होती है, फुल वेव में क्या वैल्यू होती है, ठीक है। ये हो गया फिल्टर सर्किट के बारे में। यहाँ पे कुछ और वैल्यूज आएंगे मेरे पास, जैसे रिपल फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, पीक इनवर्स वोल्टेज हो गया, तो ये सब चीजें आपने यहाँ पे देखनी है। और मेरे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आता है जिसे हम बोलते हैं डबलर, चाहे वो मेरे पास वोल्टेज डबलर हो गया, वोल्टेज ट्रिपलर हो गया, वोल्टेज क्वाड्रपलर हो गया, ठीक है। तो उसके सर्किट होंगे, वहां पे कैसा इनपुट दिया, कैसे आउटपुट आ रहा है, वो सब हम देखेंगे। ये हो गया मेरे पास सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में और पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। उसके बाद थर्ड आपका यहाँ पे आएगा मेरे पास ट्रांजिस्टर के बारे में, ठीक है। ट्रांजिस्टर मेरे पास 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, ठीक है, एमिटर, बेस और कलेक्टर, ठीक है। उसके बाद हम यहां पढ़ेंगे मेरे पास कैसे मेरे पास एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर बनते हैं, कैसे मेरे पास एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर बनते हैं। उसके पढ़ेंगे हम एमिटर, बेस और कलेक्टर में सबसे ज्यादा डोपिंग किसकी होती है, सबसे ज्यादा विड्थ किसकी होती है, सबसे जल्दी करंट कहां से कहां फ्लो करती है, कि एमिटर टू कलेक्टर करंट कैसे फ्लो करनी है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पे ट्रांजिस्टर में। उसके साथ में एनपीएन पीएनपी के बाद हम यहाँ पढ़ेंगे एम्पलीफायर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, एम्पलीफायर सर्किट, कि मेरे पास ट्रांजिस्टर कैसे एम्पलीफाई करता है सिग्नल को। एम्पलीफायर सर्किट नहीं बोला मैंने, यहां मैंने बोला सिर्फ कि ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है मेरे पास एज ए एम्पलीफायर, की कैसे एम्पलीफायर का आउटपुट दे रहा है, जो इनपुट लिया है उसके हिसाब से कैसा आउटपुट एम्पलीफाई कर रहा है। उसके बाद मेरे पास यहां पे आता है कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर। तो इनके साथ मेरे पास यहां पे आता है कि अल्फा, बीटा और गामा में आपस में रिलेशन क्या होता है। क्वेश्चन है वो लास्ट टाइम में कि मेरे पास बीटा किसके इक्वल है, वहां पे 4 ऑप्शन थे, तो मैंने वहां पे एक ऑप्शन टिक लगाना था। और जब तक आपको तीनों का रिलेशन ही पता ना हो तब तक आप कैसे देखोगे। यहाँ पे आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कोई नहीं पूछेगा कि कॉमन बेस का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, वो कोई नहीं पूछेगा।
सिर्फ आपको क्वेश्चन आएगा यहाँ पे अल्फा बीटा गामा पे रिलेशन, जहां मेरे पास कॉमन बेस में पूछेंगे कैसा टर्मिनल कनेक्शन किया होता है, कि किस किस से मैंने कनेक्ट किया होता है। और मेरे पास यहाँ पे आएगा इसकी बाइसिंग के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं, मैंने टोटल मेरे पास 3 टर्मिनल्स है, पहले दूसरे और दूसरे तीसरे, इनके बीच में आपस में कनेक्शन होगा किसी फॉर्म में, चाहे पहले का दूसरे से हो, दूसरे का तीसरे से हो, पहले का दूसरे से हो, पहले का तीसरे से हो। मतलब मेरे पास कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा जो कॉमन आएगा, जो कॉमन आएगा उसका नाम बनेगा कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर। तो उसके हिसाब से वैल्यू बनेगी कि मेरे पास अगर दोनों का फॉरवर्ड बायस किया हुआ तो आउटपुट कैसा आ रहा है, ठीक है, रीजन कैसा आ रहा है, एक्टिव रीजन, लीनियर रीजन, सैचुरेशन रीजन, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने पढ़नी किसमें, ट्रांजिस्टर वाले केस में। ट्रांजिस्टर में इतना पढ़ने के बाद हमारे पास यहाँ पे बीजेटी ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर का नाम होता है बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और मेरे पास क्या होता है यहाँ पे बाइपोलर, मतलब यहाँ पे दोनों टाइप ऑफ मेरे पास चार्ज कैरियर्स रहते हैं, होल्स भी रहते हैं मेरे पास और दूसरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं। इसके बाद आपका 4th टॉपिक यहाँ पे आता है मेरे पास एफईटी के बारे में। सब टॉपिक उतारते रहे आराम से, मैं सिलेबस बताऊंगा लास्ट में कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वालों को सिलेबस है क्या एक्चुअल में। तो खुद से ही बाद में टॉपिक वही पढ़ना जो आपको सिलेबस में है, ठीक है। दूसरे टॉपिक मत पढ़ते रहना, जैसे कि ऑसिलेटर टॉपिक जो है वो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को है, तो इलेक्ट्रिकल वाले वो टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ पढ़ सकते हो जो आपके बाकी अदर एग्जाम में हेल्प करेगा, लेकिन आरआरबी जेईई के एग्जाम में आपको वो चीजें नहीं आएंगी। उसका 4th आपका यहाँ आता है टॉपिक एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। हमने पढ़ा हुआ है एफईटी कैसे होता है, मेरे पास 3 टर्मिनल्स होते हैं, ड्रेन, सोर्स, और मेरे पास यहाँ पे क्या होता है गेट होता है, ठीक है। आपको पता है ड्रेन मेरे पास क्या करता है, ड्रेन मेरे पास चार्ज कैरियर्स को बाहर निकालता है, सोर्स मेरे पास चार्ज कैरियर्स को प्रोवाइड करवाता है, और मेरे पास गेट क्या करता है, गेट एक पाथ बनाता है किसके बीच में, गेट और सोर्स के बीच में, ठीक है, सॉरी ड्रेन और सोर्स के बीच में। अब मेरे पास एफईटी में आप यहां पढ़ोगे जेएफईटी, एक तो मेरे पास यूनिपोलर होता है जेएफईटी, आप पढ़ोगे जेएफईटी के बारे में, और यहां पे आप पढ़ोगे मॉसफेट के बारे में, ठीक है, जेएफईटी के बारे में और मॉसफेट के बारे में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जेएफईटी मेरे पास कैसा होता है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेरे पास कैसा होता है, यूनिपोलर होता है। और यहां बोला मेरे पास मॉसफेट, मॉसफेट कैसे लाइक करता है, मेरे पास मॉसफेट की फुल फॉर्म क्या है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये सब चीजें आपको एग्जाम में पूछते हैं। अब मेरे पास ये 2 टाइप का आता है, एक आता है मेरे पास एन चैनल, एक आता है यहाँ पे पी चैनल, ठीक है। ये मेरे पास 2 टाइप का होता है, एक होता है मेरे पास यहाँ पे डिप्लीशन टाइप, और एक मेरे पास यहाँ पे होता है एनहांसमेंट टाइप। फिर ये फर्दर 2 टाइप का होता है, एन टाइप, एन चैनल, पी चैनल, और ये कैसा होता है मेरे पास एन चैनल और पी चैनल की फॉर्म में। पिंच ऑफ वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। तो मेरे पास किसका पार्ट आ गया, एफईटी के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे आएगा एम्पलीफायर सर्किट्स के बारे में। क्या है यहां पे आपका एम्पलीफायर के बारे में। तो एम्पलीफायर पढ़ोगे, एम्पलीफायर काम क्या करता है, इनपुट को एम्पलीफाई करता है, गेन को इंक्रीज करता है, किसको बैंडविड्थ को क्या करता है, इफेक्ट फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट क्या करता है, मेरे पास इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनपुट इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। तो मेरे पास बोलेगा कि मेरे पास लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दोनों में क्या डिफरेंस लाई करता है, ठीक है। एम्पलीफायर में आप यहां पढ़ोगे मेरे पास आरसी कपल्ड, ठीक है, और मेरे पास ये मेरे पास हो गया मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के केस में आरसी कपल्ड हो गया, एक मेरे पास हो गया यहां पे डायरेक्ट कपल्ड, ठीक है, और एक यहां पे मेरे पास हो गया ट्रांसफार्मर कपल्ड। क्या हो गया, ट्रांसफार्मर कपल्ड, ठीक है। तीनों के भी में डिफरेंस पढ़ोगे आप पढ़ोगे कि मेरे पास सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है, सबसे बड़ा साइज किसका होगा, जिसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर की वजह से उसका वेट भी ज्यादा होगा, लॉसेज भी ज्यादा होगी। तो डायरेक्ट कपलिंग पढ़ोगे मेरे पास कैसे डायरेक्ट कपलिंग की होती है, ठीक है, जो मेरे पास एक एम्पलीफायर स्टेज का आउटपुट आता है उसको डायरेक्टली मैंने दूसरे के इनपुट में दे दिया होता है, ठीक है। ये हो गया मेरे पास एम्पलीफायर सर्किट के केस में। उसके बाद अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ोगे एम्पलीफायर में, जिसे हम बोलते हैं कि सैंपलिंग और मिक्सिंग वाला केस, सैंपलिंग और मिक्सिंग वाला केस मैं बोलूंगा मैंने, जिसमें फीडबैक पाथ प्रोवाइड किया होता है कि मैं आउटपुट से कैसा फीडबैक एम्पलीफायर एज ए वर्क करता है, कि एम्पलीफायर कैसे वर्क करेगा एज ए फीडबैक एम्पलीफायर। तो उस केस में आप पढ़ते हो कुछ क्वेश्चन ऐसे, जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ मेरे पास एम्पलीफायर काम कर रहा है, यहां से मैंने कुछ पार्ट उठा के कहां डाला, फीडबैक पाथ में, तो वापस कहां गया मेरे पास से इनपुट में। तो आप वहां पढ़ते हो मेरे पास करंट सीरीज, करंट पैरेलल, ठीक है, वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज शंट, ये सब पढ़ते हो आप। तो आपको वहां पे एक अच्छे से बताया जाएगा कि मेरे पास कैसे कनेक्शन देखे जाते हैं, कि कैसे वोल्टेज आउटपुट में आ रहा है, कैसे करंट मेरे पास आउटपुट में आ रहा है, ठीक है, कैसे मेरे पास क्या आ रहा है,
जो मैं फीडबैक दे रहा हूं वापिस, वो मैं करंट दे रहा हूं कि वोल्टेज दे रहा हूं वो आएगा मेरे पास वोल्टेज सीरीज वोल्टेज शंट, करंट सीरीज और करंट शंट के बारे में। उससे पहले हम यहां पढ़ेंगे कि मेरे पास गेन क्या होता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर से, क्या होता है डिक्रीज। आपने पढ़ा होगा मेरे पास AF इक्वल्स टू A अपॉन 1 प्लस A बीटा की फॉर्म में, तो वहां पे गेन किस फैक्टर से डिक्रीज करता है 1 प्लस A बीटा की फॉर्म में, उसे बोलते हैं डी डिस्टॉर्शन। ठीक है, ये कुछ पॉइंट आ गए मेरे पास यहाँ पे एम्पलीफायर वाले केस में। और मेन याद रखना है, ये चीज एग्जाम में पूछी जाएगी, सर्किट बनाया होगा, बोला कैसा सर्किट है कि वोल्टेज सीरीज है, वोल्टेज शंट है, करंट सीरीज है, करंट शंट है। ठीक, ये हो गया आपका यहाँ पे एम्पलीफायर सर्किट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आपको यहाँ पे आएगा ऑसिलेटर्स। ठीक है, ऑसिलेटर ऑसिलेशन कैसे करते हैं मेरे पास, फीडबैक इसका एम्पलीफिकेशन वैल्यू क्या आती है, AF इक्वल्स टू A अपॉन 1 माइनस A बीटा की फॉर्म में आती है। 1 माइनस A बीटा कितना होना चाहिए मेरे पास, बार्कलेसन क्राइटेरिया क्या होता है, एंगल कितना लाई करना चाहिए, टोटल फेज शिफ्ट कितना होना चाहिए। उसके बाद पढ़ेंगे यहाँ पे हम ऑसिलेटर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे एक RC होते हैं मेरे पास ऑसिलेटर, LC ऑसिलेटर होते हैं, और एक मेरे पास यहाँ पे होते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर्स। ठीक है, RC में आप पढ़ोगे मेरे पास यहाँ पे वेन ब्रिज, क्या पढ़ोगे यहाँ पे वेन ब्रिज और RC फेज शिफ्ट। LC में पढ़ोगे आप यहाँ पे 3, एक हो गया हार्टले, कॉलपिट और क्लैप ऑसिलेटर। हार्टले, कॉलपिट और क्लैप ऑसिलेटर। कैसे मेरे पास यहाँ पे इंडक्टर डिवाइडेड सर्किट लगा होता है, 2 इंडक्टर लगे हैं वो डिवाइड करेंगे मेरे पास, कैसे मेरे पास कैपेसिटर डिवाइडेड सर्किट लगा होता है। फिर आप पढ़ोगे क्लैप ऑसिलेटर, कैसे मेरे पास क्या है कॉलपिट ऑसिलेटर की मॉडिफाइड फॉर्म है। और क्रिस्टल ऑसिलेटर में 2 सर्किट आएंगे पैरेलल और सीरीज की फॉर्म में, वो पढ़ना हमने यहाँ पे। ठीक है, कौन सा क्रिस्टल यूज करते हैं हम, टर्मिनल क्रिस्टल यूज करते हैं, ये सब पॉइंट हमने देखने हैं, एग्जाम में यही पॉइंट पूछे जाते हैं। उसके बाद जब मेरे पास ऑसिलेटर हो गया तो नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास यहां पे आता है ठीक, नेक्स्ट टॉपिक यहां आएगा SCR के बारे में। इसके बारे में SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर्स। ठीक है, जिसका दूसरा नाम होता है थायरिस्टर्स। उसमें पढ़ेंगे हम कैसे PN कैसे लेते हैं, एनोड कैथोड और गेट कैसे लेते हैं, ट्रिगरिंग कैसे करते हैं उसकी वहां पे। फिर हम पढ़ेंगे ट्रायोड सर्किट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब हमने चीजें पढ़नी किसमें SCR के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। ठीक है, SCR टॉपिक में। उसका नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास यहां पे आएगा इन्वर्टर एंड यूपीएस। इन्वर्टर एंड यूपीएस लास्ट ईयर RRB जेईई में क्वेश्चन पूछा गया हुआ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस। तो उसके ऑप्शन में था कुछ अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, तो आपका वहां पे ऑप्शन टिक लगाना था। ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई बोलते हैं, लेकिन वहां पे ऑप्शन था ही नहीं, तो वहां पे था अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, तो ये चीजें याद रखें। मेरे पास क्या था, यूपीएस 2 फॉर्म में लाई करता है, ऑनलाइन यूपीएस और ऑफलाइन यूपीएस। इन्वर्टर कैसे काम करता है मेरे पास, ठीक है, कैसे मेरे पास डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया हुआ है। ठीक है, कि जो डिवाइस एसी को डीसी में, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखें। ये सारा आपका सिलेबस बना पूरा किसका, मेरे पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो, यहाँ पे देखो कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को देखो, सबसे पहले तो बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स तो पढ़नी है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स तो पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि अगर ये टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आएंगे कि बॉन्डिंग लेवल कैसा होता है, एंटी बॉन्डिंग लेवल कैसा होता है, ठीक है, बैलेंस बैंड कैसे बनता है, कंडक्शन बैंड कैसे बनता है, तो आगे समझ कुछ नहीं आएगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आया इसका पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड और उसके सर्किट्स मतलब क्लिपर क्रैम्पर, और मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया रेक्टिफायर सर्किट्स। ठीक है, उसका थर्ड मेरे पास यहाँ पे आया जीएफईटी और मॉसफेट। ठीक है, क्या गया मेरे पास ट्रांजिस्टर, जब बीजेटी बोलो, और एफईटी, ये टॉपिक आ गया यहाँ मेरे पास। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे इनको आएगा ऑसिलेटर्स के बारे में, सॉरी एम्पलीफायर के बारे में। ठीक है, फिफ्थ आएगा यहाँ पे ऑसिलेटर्स के बारे में। ठीक है, और सिक्स आपका यहाँ पे आएगा कुछ यूपीएस के बारे में और इन्वर्टर के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांचेस स्टूडेंट्स को सिर्फ ये टॉपिक पढ़ने हैं यहाँ पे। लेकिन अगर बात करूं मैं यहाँ पे किसकी, सॉरी, और यहाँ पे टॉपिक आएगा कुछ SCR, ठीक है, ट्रायोड, ठीक है, ये टॉपिक भी आपको दिए हुए हैं। तो ये सब चीजें आपको इसमें पढ़नी है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। ठीक है, और अगर बात करें इलेक्ट्रिकल ब्रांच में तो आपने वहां पे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पीएन जंक्शन के साथ आपने पढ़ना है यहाँ पे एफईटी मॉसफेट के बारे में। ठीक, और आपने पढ़ना थोड़ा यहाँ पे एम्पलीफायर सर्किट्स के बारे में।
तो ये सारा मेरे पास क्या बना, होल सिलेबस बना। और बाकी आपको सिलेबस पता है कि क्या क्या आना है, क्या क्या चीजें नहीं आनी है। जैसे मैं यहाँ बात करूँ, सिलेबस मेरे को पढ़ा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच को वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्क कैसे करते हैं, जिसमें पीएन जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, बीजेटी, जेफेड और सिंपल सर्किट यूजिंग दीज डिवाइसेस, कि इन डिवाइसेस से मैं बेसिक सर्किट्स कैसे बनाता हूं। ये हो गया इलेक्ट्रिकल वालों का सिलेबस, ठीक है। मैं यहां 4-5 टॉपिक से जो नाम है वो लिख देता हूं। एक हो गया वर्किंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, पीएन जंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास यहां पे हो गया ट्रांजिस्टर के बारे में, बीजेटी एंड एफईटी, और लास्ट मेरे पास यहां पे हो गया सिंपल सर्किट्स यूजिंग दिस डिवाइसेस, ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच का सिलेबस है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच का सिलेबस की बात करूं तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स, बेसिक्स, पीएन जंक्शन डायोड, सर्किट, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर्स, मल्टी वाइब्रेटर्स, काउंटर्स, ठीक है। यहां पे क्या आएगा मेरे पास, मल्टी वाइब्रेटर्स, ठीक है। मल्टी वाइब्रेटर 3 टाइप्स आएंगे, ए स्टेबल, मोनोस्टेबल और बाइस्टेबल। और हमने यहां पढ़ना काउंटर्स की फॉर्म में, क्या पढ़ना है यहां पे, काउंटर्स के केस में, ठीक है। तो कुल मिला के क्या हो मेरे पास, यही 8-10 टॉपिक है जो आपको तैयार करने हैं आरआरबी जेईई के लिए, ठीक है। हम आज से ही, आज आपका 1 अप्रैल है, ठीक है, एक साथ में वीडियो अपलोड करेंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो मैंने एक ही वीडियो में ना पूरी की पूरी सेमीकंडक्टर फिजिक्स बताई होगी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने उसमें से, कोई आपको नहीं पूछेगा मास एक्शन लॉ क्या होता है, ठीक है, कि P × N = Ni² कैसे आता है। मेरे पास करंट, जब मेरे पास बोलते हैं जो डिफ्यूजन करंट कैसे निकलती है, ड्रिफ्ट करंट कैसे निकलती है, टॉपिक आपको एग्जाम में नहीं आने हैं, ना क्वेश्चन पूछने हैं, लेकिन फिर भी हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बेसिक आपको समझ आएगा अच्छे से तो आगे समझ आएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। तो इसलिए आज से जुड़े रहे हमारे साथ। विद इन 10 या 15 डेज हम कोशिश करेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो। रेगुलर फ्रीक्वेंसी में वही 2-2 वीडियो, एक वीडियो जैसे अपलोड हो रही वैसे ही होगा। तो परेशान मत हो, पेपर अभी बहुत दूर है आपका। इस सब्जेक्ट के साथ साथ जब सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, जैसे आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम कंप्लीट हो गया, तो नोट्स बना के कहीं साइड पे रख दें, ठीक है। पुरानी बुक उठाएं, क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन लिखते रहें, जो आपको लग रहा है अलग सा क्वेश्चन है कि सर ने इस पॉइंट को नहीं बताया हुआ है, वो पॉइंट कॉपी पे नोट कर लें जिसपे आपने नोट्स बनाए हुए हैं, साइड पे रख दें उनको। एक कभी संडे या कभी सैटरडे का शाम का टाइम हो गया कि फ्री बैठे हो, तो 1 घंटा उस नोट्स को पढ़ लिया, ताकि आपको पूरा फिर से याद आ जाए कि हमने पढ़ा क्या था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या पावर सिस्टम में। लेकिन उसको साइड पे रख के साथ साथ में CBT 1 की तैयारी करो। CBT 1 के बिना कुछ नहीं होने वाला। मैं बार बार बता रहा हूं कि आप CBT 2 के पीछे दौड़ते रहोगे कि टेक्निकल की तैयारी करनी है, लेकिन अगर पहला पार्ट क्लियर नहीं होगा तो दूसरे पार्ट में कोई बैठने देगा आपको। तो आज से इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट स्टार्ट करें, तो बाकी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो बनाएंगे हम आपको पढ़ाएंगे वो आपको बता दिया जाएगा। तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट, थैंक यू।